हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। देखो, हम चला रहे हैं VVI क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। तो उसमें आप लोग को साइंस का बता चुके हैं, दो गो सोशल साइंस के बता चुके हैं, मैथ का बता चुके हैं, ठीक है ना। अब आज हम लेकर आ गए हैं हिंदी का, जो पिछला साल क्वेश्चन पूछा गया है, जो काफ़ी आप लोग के इंपॉर्टेंट है। VVI क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव का भी हम सोल्यूशन देंगे, समझा कर देंगे, ठीक है ना। 100 ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन, और 100 में आप लोग को मात्र 50 बनाना है। इसलिए ऑब्जेक्टिव पर आप लोग काफ़ी ध्यान दो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप 100% में से 100% नंबर ला सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में गलत सही होगा तब A to Z नंबर मिलता है। 100 में दूगना क्वेश्चन में आराम से हाफ क्वेश्चन का आंसर और आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखो, उससे पहले बता देना चाहते हैं कि और अगर आप VVI क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हम 65 ठो, ठीक है ना, 65 गो VVI सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो क्या हिंदी हो या संस्कृत हो या सोशल साइंस हो या मैथ हो, सभी का सब मिलाकर 65 सेट सभी सब्जेक्ट का अपलोड किए हैं इस चैनल पर। आप लोग मेरा फोटो पर क्लिक करो, उसका प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ। उसके बाद वहाँ लिखा होगा मॉडल सेट सॉल्यूशन, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का। उसमें 65 को वीडियो रहेगा, उसको आप लोग जाके देखो, ठीक है ना। उसके पहले और बता देना चाहते हैं कि एक तो मेरा कॉमेडी चैनल है जिसमें हम कॉमेडी करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ दोस्त मिलकर, या मस्ती चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। उसका नाम हम बता देते हैं, जगदेव, JAGDEV, जगदेव ब्लॉग, VLOG ब्लॉग। इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पर सर्च करो, ये आएगा चैनल, लेकिन मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना। फोटो वही लगा हुआ है जो जगदेव क्लासेज में चश्मा हेडफोन लगे है ना, वही फोटो लगा हुआ। तो आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को भी आप लोग बढ़ाओ। और अभी तक ये चैनल जगदेव क्लासेज को जो सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लो। चलो करते हैं शुरुआत क्वेश्चन का। अंत तक जरूर देखना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखो क्या है आप लोग के सामने। इसमें टिक मार दिया जिस स्टूडेंट का बुक था, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम समझाएंगे आप लोग को। पहला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो सिंपल बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसने लिखा था श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा लिखा था, उसने बताया था कि भारत में जाति प्रथा का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो वो है बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी है, ठीक है ना। तो जाति प्रथा का जो मुख्य कारण है वो क्या हो गया? बेरोजगारी। तो इसका ए नंबर सही होगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा निबंध है, ठीक है। इतना आप लोग को इसके बारे में याद रखना। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ, याद रखना, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1891 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ है, जिसे हम संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। तो 20 के दांत जो है ना, जिसको लिखा गया है नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। तो ये क्या है? तो 20 के दांत एक कहानी है। निबंध माध्य गलत मारा हुआ है। 20 का दांत क्या है? तो 20 का दांत एक कहानी है, यानी बी नंबर सही होगा। और नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था पटना के बदरहट्टा में, ठीक है ना। 1916 में जन्म हुआ नलिन बिलोचन शर्मा का। और 1961, 16 के पलट दो बन जाएगा 61, 1961 में मृत्यु हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला? तो वो कौन था? वो था वारन हेस्टिंग। ये किससे लिया गया? तो ये लिया गया भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखे हैं, वही बुक कहानी में आप लोग को मिलेगा। भारत से हम क्या सीखे कहानी नहीं, भाषण है, जिसको मैक्स मुरल के द्वारा लिखा गया है। तो उसी में बताया गया है कि वारन हेस्टिंग को वाराणसी के नज़दीक सोने से भरा एक घड़ा मिला था, जिसमें 172 दारिस नामक सोने का सिक्का था, यानी इसका सी नंबर सही हो जाएगा। और फिर वारन हेस्टिंग ने इसको क्या किया था? इसको भेज दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक को। सोचा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसका महत्व को समझेगा और मेरे द्वारा सबसे बड़ा उपहार समझेगा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसका महत्व को ना समझ सका और उस सोने के सिक्का को गला कर गहना बना दिया, ठीक है ना। यानी बाना जाने आंधी से बात हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराने का मौसम वांछनीय ही नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक के पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया नाखून क्यों बढ़ता है। नाखून क्यों बढ़ता है किसने लिखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखा है, ठीक है ना। और ये क्या है? एक निबंध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली जो एक सामाजिक कहानी है। कैसा कहानी है? सामाजिक कहानी है, यानी समाज में जो मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा जो क्या क्या किया जाता है, उसके खान पान रहन सहन को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से की है? तो ये महात्मा गांधी ने शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी पूछेगा शिक्षा और संस्कृति किसने लिखा? तो महात्मा गांधी लिखा। उसी में महात्मा गांधी ने ये बात कहा है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है ना। तो याद रखना शिक्षा और संस्कृति का, ठीक है।
नौबत खाने में इबादत किसने लिखा था? नौबत खाने में इबादत लिखा है यतेंद्र मिश्र। और अभिनयो किसने लिखा था? अभिनयो लिखा था अशोक वाजपेयी। और जीत जीत में निरखत किसने लिखा था? जीत जीत में निरखत है लिखा था पंडित बिरजू महाराज। इतना आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक अभिनयो को क्या साथ लेकर गया? तो लेखक जो अभिनयो गया था, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि अभिनयो का लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अभिनयो किस देश में स्थित है? तो वो फ्रांस में है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि अभिनयो किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभिनयो जो है ये रोन नदी के किनारे है। कौन नदी किनारे? रोन नदी के किनारे है। और वो वहाँ लेकर क्या गए? तो वो वहाँ पर ले गए पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स ले गए, ठीक है ना। और जितना दिन वहाँ रहे उतना कहानी लिखा, ठीक है ना, उससे ज़्यादा कहानी लिख दिया था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और जीतो 5 करोड़ रुपया आप लोग। एक और ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाब दीजिए और जीत जाइए 0 रुपया। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता? तो सिंपल बात है। ये लिखा था कौन? गुरु नानक देव ने लिखा था। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था, ठीक है ना। और गुरु नानक देव ने बोला था अपना कविता में कि गुरु ज्ञान के बिना जीवन संभव नहीं है। यानी गुरु नानक देव ने लिखा था। राम नाम बिरथु जग जन्मा जो लिखा था गुरु नानक देव ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवैया के छंद से किस सिद्ध कवि थे? ने सवैया और छंद का प्रयोग अपना कविता में कौन करता था? करता था रस खान, ठीक है ना, याद रखना कौन करता था? रस खान, ठीक है ना। और परम ऐनी श्री राधिका कौन लिखा? तो परम ऐनी श्री राधिका करके कुंजन ऊपर वारो, ठीक है। तो प्रेम मैंने श्री राधिका और करके कुंजन ऊपर वारों किसने लिखा? रस खान ने लिखा। अनामिका जो लिखा था ये लिखा था अक्षर ज्ञान, क्वेश्चन पूछता है। और प्रेम घन क्या लिखा था? तो प्रेम घन लिखा था स्वदेशी से पूछेगा। स्वदेशी नामक कविता किसने लिखा था? प्रेम घन लिखा। और जीवनानंद दास क्या लिखा था? जीवनानंद दास लिखा था लौट कर आऊंगा फिर, बंगाल के बारे में बोल रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर सही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो घनानंद जो थे वो ब्रज भाषा के, यानी वो अपना भाषा में ब्रज यानी थोड़ा कठोर बोली का प्रयोग करता था, यानी ब्रज भाषा के कवि था। और घनानंद ने जो लिखा था वो लिखा था अति सुधो सने का मारा गया। किसने लिखा? तो घनानंद ने लिखा था, ठीक है। और मोहम्मद आसविनी ही ले बरसो नामक कविता किसने लिखा? तो घनानंद ने लिखा, ब्रजभाषा कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आम शब्द का पर्यायवाची रसाल होता है। देखता है आम में क्या था? रस। तो रस यानी रसाल, यानी पर्यायवाची शब्द क्या? डी नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। क्या 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? देखो शुद्ध शब्द कौन है बताना है। तो अनाधिकार नहीं होता है, अनअधिकार होता है। क्या होता है? तो देखो अनअधिकार, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अनअधिकार, यानी बी नंबर मेरा सही है। नधिकार तो कोई शब्द न है, अनाधिकार यहाँ दीर्घी कर दे दिया, ये भी गलत है। और यहाँ पर आ करना होगा, अनअधिकार, यानी बी नंबर सही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आमरण शब्द में उपसर्ग। उपसर्ग उस शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ को बदल दे, सो उपसर्ग कहते हैं। यानी उपसर्ग बताना है तो देखना आगे क्या लगा है। तो मरण, मरण मतलब मर जाना, और उसके आगे लग गया क्या? आ लग गया, यानी अब नहीं मरने वाला, उसका अर्थ को बदल दिया था। आगे जो लगता है उसको बोलते उपसर्ग, आगे क्या लगा है? आ, यानी ए नंबर सही हो गया, ठीक है ना। और पढ़ते पोसे पीछे, यानी पीछे लगने वाले को बोलते पढ़ते। जैसे बोलेंगे बुढ़ापा, क्या बोलेंगे? तो बूढ़ा में लग गया क्या? पा। तो बूढ़ा में लग गया पा, तो हो गया पा, क्या हो गया? पढ़ते पीछे लगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? तो मानव मुक्ति का पुरोधा जो कहा गया है वो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है, ठीक है ना। मानव मुक्ति का पुरोधा भीमराव अंबेडकर को। और आधुनिक मनु किसे कहा गया? भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 के मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इसका बारे में इतना याद रखना है। और ये लिखा था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन एक आता है भीमराव अम्बेडकर के बारे में कि भीमराव अम्बेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिखा है वो किस पुस्तक से लिया गया? तो वो लिया गया है, जिस पुस्तक से लिया गया है वो लिया गया द कास्ट इन इंडिया से लिया गया। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म से लिया गया है, ठीक है ना। और इसका हिंदी में अनुवाद, ये अंग्रेजी में था। श्रम विभाजन जाति प्रथा ये क्या था? अंग्रेजी में। इसका हिंदी में अनुवाद किया था कौन? इसका हिंदी में अनुवाद किया था ललाई सिंह यादव, याद रखना इतना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन रहा है, जितना हम बोल रहे बन रहा है, इसलिए बता रहे हैं। अभी तक जो लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो पगला, सब्सक्राइब करो तुम लोग, और शेयर भी करो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? तो सिंपल बात है, ये कथन किसका है? तो ये सेन साहब का है। किसका है? सेन साहब के, ठीक है ना। और ये लिखा गया, ये विष के दांत से लिया गया। किससे लिया गया? विष के दांत। विष के दांत का लेखक कौन है? तो विष के दांत के लेखक पूछेगा तो बोला नलिन बिलोचन शर्मा। और जो विष के दांत है ये क्या है? तो एक कहानी है। क्या है? और ये सेन साहब बोला कि हम अपना बेटा तो इंजीनियर बनाएंगे, बिजनेसमैन बनाएंगे। कौन बोला? सेन साहब, ठीक है ना। लेकिन जो गिरधर का बेटा था मदन, हम पढ़ा दिए आप लोग को हिंदी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए, तो आप लोग जाकर देखो, ठीक है ना, मजा आएगा। तो जो गिरधर का बेटा था मदन, वो मारा खोखा के मुँह मारा, एक फट कस के, एक फट मारा तो उसके 2 दांतें तोड़ दिया, ठीक है ना। तो विष के दांत तोड़ दिया, ठीक है। तो यानी ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा क्या? अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया? तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था कौन? तो मैक्स मूलर ने किया था, ठीक है ना। मैक्स मूलर ने तीन तीन चीज़ का अनुवाद किया जर्मन भाषा में। एक कंठ एवं केन नामक उपनिषद का जर्मन भाषा में अनुवाद किया मैक्स मूलर। दूसरा हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया मैक्स मूलर। और तीसरा जो किया था वो किया था कालिदास की रचना मेघदूतम का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था मैक्स मूलर, ठीक है ना। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ। कहाँ पर हुआ? जर्मनी के डेसाउ नगर में मैक्स मूलर साहब का जन्म हुआ, ठीक है ना। तो इसके बारे में इतना क्वेश्चन आप लोग को याद रखना। और मैक्स मूलर के पिता का नाम था विल्हम मैक्स मूलर, ठीक है। चलो बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग को पूछ दे कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ, तो बोलना है 6 दिसंबर 1823 को मैक्स मूलर का जन्म हुआ और 1900 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। और मैक्स मूलर को ही ने स्वामी विवेकानंद, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मैक्स मूलर थी स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो मैक्स मूलर को, ठीक है ना। बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निर्वंश विद्या का संबंध है। तो देखो निर्वंश विद्या जो है ना, ये मैक्स मूलर के भारत से हम क्या सीखे, जो भाषा है उसी से लिया गया है। तो उसी में है क्या? मानव विज्ञान से संबंध है। किससे संबंध है? मानव विज्ञान। तो निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो बोलना है मानव विज्ञान से, ठीक है ना। यानी इसका बी नंबर सही हो जाएगा। और ये भी लिया गया भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मूलर द्वारा जो लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो ये लिया गया है नाखून क्यों बढ़ता है, ठीक है ना। उससे जिसने लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और नाखून क्यों बढ़ता है एक निबंध है, ठीक है ना। बार बार इसलिए सब कुछ बता रहा है आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है तो बनता है। तो गौड़ देश का हो जाएगा। कौन देश का हो जाएगा? गौड़ देश का, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? बताना है सूर्य नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखा? तो ये लिखा था आप लोग का गुणाकर मूल्य। किसने लिखा था? गुणाकर मूल्य ने लिखा था। और गुणाकर मूल्य क्या लिखा था? तो परंपरा का मूल्यांकन पूछेगा। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा लिखा, सॉरी, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो गया? गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य ने लिखा था, वो लिखा था नागरी लिपि। पूछेगा नागरी लिपि किसने लिखा? तो बोलना गुणाकर मूल्य। और नागरी लिपि क्या है? तो निबंध। याद रखना क्या है? निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखा जाती है? तो देखो नेवारी भाषा बोले या हिंदी भाषा बोले, सब लिखा है तो देवनागरी लिपि में, ठीक है ना। और यही बोलेगा कि ये बताओ कि अंग्रेजी कौन भाषा में लिखा जाता है? तो अंग्रेजी लिखा जाता है रोमन भाषा में। कौन भाषा में लिखा जाता है? रोमन भाषा में। और ये भी जो लिया गया, ये लिया गया किससे? तो ये लिया गया है देवनागरी से। यानी ये लिया गया है, इसके द्वारा लिखा गया, गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया, नागरी लिपि से लिया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद करो। देखो दुर्गंध का संधि विच्छेद करेंगे तो आप लोग मार दीजिएगा तुरंत, क्या मारिए? दुर्ग जोर अंध मार दीजिएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। इसका होगा दूह जोर गंध। क्या होगा? दूह जोर गंध। यानी ये क्या है? विसर्ग संधि है, ठीक है ना। विसर्ग संधि में विसर्ग आता है। देखो विसर्ग आ गया ना, ये विसर्ग संधि है, तो दूह जोर गंध होगा। उसी प्रकार होगा उसी प्रकार नीरज क्या होगा? नीह जोर रज, ठीक है ना। अगला अंगों का उच्चारण स्थान क्या आता है? आप लोग को काफ़ी अच्छा ट्रिक से बता दिया, उच्चारण स्थान बताए थे आप लोग को, एकदम दोहा की तरह बताए थे। वो खूब विसर्ग राम विशेष भी है, तालु राम, उसे बताया था, आप लोग को जाके देख सकते हैं। तो अंगों का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? तो ओ आ, ठीक है ना। और को खो गो अंगो, और हो का उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। तो इसका आंसर हो जाएगा कंठ। तालु का किसका होता है? तो बताते इचियस भी है तालु नाम, यानी हर सही दुर्गई, और चो मतलब चवर्ग, यानी चो जो इया, और यो और तालम सो का था चवर्ग। फिर बताते लिटरस जानो मूर्धा जी, यानी री तो मतलब टवर्ग, यानी टो नो, और रो और मूर्धांशों का मूर्धा होता है। फिर बताते लिटरस फुकारो दंत, यानी लिली तो, यानी तो दोनों, और लो और दंत सो का उच्चारण स्थान होता है दंत। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सही। तो आप लोग जाके देखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन लोहा शब्द है। तो लोहा देखो क्या होता है? तो बोलते हैं लोहा महंगा है, या लोहा में जंग लग गया। जंग लग गई नहीं बोलते हैं, लग गया बोलते हैं, यानी पुरलिंग हो गया। क्या हो गया? पुरलिंग, यानी बी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कलम शब्द का क्या है? तो देखो कलम के बारे में हम क्या बोलते हैं? तो कलम, देखो कलम बोल रहा है, तो कौन सा कलम पता नहीं है, यानी पूरा जाति, यानी कौन कलम हमको पता नहीं, कलम का नाम नहीं बोला, यानी पूरा जाति, यानी पूरा कलम के जाति का बोध हो गया। इसको बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं इसका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। सबका बोलेगा मोबाइल, तो कौन मोबाइल नहीं पता है? तो पता ना है, तो पूरा जाति, यानी पूरा मोबाइल की जाति का बोध हो गया, इसलिए मोबाइल भी क्या होगा? जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाच न जाने अंगना टेढ़ी। तो पूरा घर में भी तुम लोग को बोलता है, बदमाशी करता है, तो कोई गलती करता है, क्या बोलते हैं? नाच न जाने अंगना टेढ़। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ काम न जानना तो बहाना बनाना, यानी काम न जान रहा था करने, तो बहाना बना दिया कि यही गलती है। अगला गुण शब्द का विलोम क्या होगा? तो गुण का विलोम होगा दोष। क्या होगा? दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रत्येक शब्द में कौन समास है? समास तो आप लोग को आप काफ़ी अच्छा पढ़ा दिए, अगर एक बार देख लीजिएगा तो आप लोग को जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। प्रत्येक शब्द के कौन समास होता है? हम बताया थे जिसके आगे क्या होता है? जिसके आगे पर उपसर्ग होता है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं अव्ययभाव समास। तो प्रत्येक को तोड़ेंगे तो प्रति जोड़ एक, यानी इसके आगे प्रति है, तो ये हो गया अव्ययभाव समास, ठीक है ना।
तो आप लोग समाज जाके देखें, वहाँ पर काफ़ी अच्छा बताया है। द्विगु समाज पहचाने सिंपल में नियम बताए थे, जिसके आगे संख्या जैसे त्रिभुज तो 3 आ गया, चतुर्भुज तो 4 आ गया, उससे प्रकार बोले थे पंचवटी तो 5 आ गया। तो सब क्या है, द्विगु समाज। द्विगु बताए थे जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे सीता राम तो सीता भी मेन, राम भी मेन, माता पिता, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, ठीक है ना। ये सब क्या है, द्वंद्व समास। अर्थात पुरुष में बताए थे जिसमें कारक का चिन्ह आए, कारक भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। कारक का चिन्ह आया यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है और है। ये चिन्ह जिसमें आएगा होगा तत्पुरुष, जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, काग यानी से तत्पुरुष समास, राजकन्या यानी राजा का कन्या, काग यानी इसलिए तत्पुरुष समास। तो आप लोग इतना तो बहुत यहाँ पर डिटेल से नहीं बता सकते हैं, तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं समास वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम खाता होगा कौन काल है। देखो यहाँ पर अगर यहाँ रहता, यहाँ तुम लोग मार देगा तुरंत भविष्य काल, लेकिन भविष्य काल मारेगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ ध्यान दो, राम खाता होगा यानी खाता होगा ऐसा संदेह कर रहा है। क्या कर रहा है, संदेह, यानी वर्तमान समय में खाता होगा, लेकिन संदेह हो रहा है कि खाता होगा, हम संदेह कर रहे हैं, यानी संदिग्ध वर्तमान होगा। क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान खा रहा। हाँ यही रहता यहाँ पर कि राम खाएगा, राम खाएगा तब होता भविष्य काल, लेकिन यहाँ पर खाता होगा तो खा रहा होगा, ये हमको संदेह है, यानी संदिग्ध वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, सभा शब्द कौन संज्ञा है। तो सभा देखो, सभा से क्या होता है, समूह का बोध होता है, तो समूहवाचक हो जाएगा, तो सभा हो जाएगा समूहवाचक, मेला हो जाएगा समूहवाचक, झुंड हो जाएगा समूहवाचक, सेना हो जाएगा समूहवाचक, ठीक है ना। तो ये सब हो जाएगा समूहवाचक, क्लास हो जाएगा समूहवाचक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आग शब्द है, तो देखो अग्नि जो है ना वो है होता है तत्सम। क्या होता है, यानी जो संस्कृत शब्द है वो कहता है तत्सम। जैसे अग्नि क्या है, संस्कृत शब्द वो होगा तत्सम, और अग्नि यानी संस्कृत शब्द से जो उत्पन्न हुआ जो शब्द बना उसको बोलते तद्भव। क्या बोलते तद्भव, तो अग्नि से बना आग, तो ये हो गया तद्भव। क्या हो गया, तद्भव, ठीक है ना। और देश विदेश किसे कहते हैं, तो देश यानी देश में जो उत्पन्न हुआ उसको बोलते हैं देश। जैसे लोटा, खटिया, डोली, सब क्या है, देश है। लेकिन विदेश क्या बोलेंगे, तो जितना भी इंग्लिश शब्द है सब विदेश है। टीचर, डॉक्टर, ये सब क्या है, विदेश यानी विदेशी शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रहा है। सिंपल बात है, मगम्मा जो है उसका बहू से झगड़ा हो गया था, तो मगम्मा जो है बहू को मनाने के लिए अपना पोता के लिए मिठाई लेकर जा रहा था। फिर दोनों में क्या गया, सुलह हो गया, दोनों मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो कहानी है मगम्मा वाला, ये कैसे कहाँ कहानी, तो कर्नाटक का, कन्नड़ भाषा में लिखा गया। कौन भाषा में लिखा गया, कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। जिसका जो कहानी किससे लिया गया, तो लिया गया दही वाला मगम्मा। किससे लिया गया है, तो दही वाला मगम्मा में जाके देखना, ठीक है। दही वाला मगम्मा से लिया गया है। और पूछेगा तुम लोग को बताओ कि दही वाला जो मगम्मा है इसका लेखक कौन है, तो आप लोग बता सकते हैं दही वाला मगम्मा के लेखक कौन है, जल्दी बता दो। दही वाला मगम्मा का लेखक कौन है, तो दही वाला मगम्मा का लेखक है श्रीनिवास। कौन है, श्रीनिवास है। अगला क्वेश्चन है, ढाटे विश्वास कहानी में किस राज्य में बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित बताया गया था। ढाटे विश्वास कहानी यानी उड़िया कहानी है, यानी उड़ीसा का कहानी है। और ढाटे विश्वास कहानी में जो है ये उड़ीसा राज्य को बाढ़ से बहते हुए बताया गया है, ठीक है ना। इसमें जो मुख्य पात्र है, यानी मेन जो इसमें हीरो बोल सकते हैं वो क्या है, लक्ष्मी। अब तुम बोलेगा लक्ष्मी तो हीरोइन हो जाएगा, वैसा मतलब मेन नायक जो वो क्या है, लक्ष्मी है, ठीक है ना। और ये उड़िया कहानी है, उड़ीसा में का है, ठीक है। ढाटे विश्वास का जो लेखक है वो कौन है, तो इसका लेखक है सात कोरी होता, याद रखना कौन है, सात कोरी होता। अगला है, पहले दिन पपाती को क्या था, तो पहले दिन पपाती को बुखार था। जब वो गांव के डॉक्टर को दिखाया था, तो गांव के डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर पाया, तो गांव का डॉक्टर बोला था इसको आप विदेश शहर लेते जाइए, ठीक है ना। फिर इसको इलाज कराने के लिए पपाती को इलाज कराने के लिए शहर लेते गया, ठीक है ना। इसको कौन बीमारी था, तो इसको दिमागी बुखार था, जिसको बोलते हैं मेनिनजाइटिस। तो बोलेगा पपाती को कौन बुखार था, तो मेनिनजाइटिस बुखार यानी दिमागी बुखार था, ठीक है ना। और ये जो लिया गया है किससे लिया गया, तो नगर नामक कहानी से लिया गया। नगर नामक कहानी का लेखक कौन है, तो सुजाता है। कौन है, सुजाता है। और ये जो कहानी है कहाँ कहानी, तो गुजरात का कहानी है। और पपाती किसका पुत्र है, तो बल्ली अम्मालाल का पुत्र है। ये सभी इतना हम इसलिए बोल रहे हैं कि तुम लोग को याद हो जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है तो आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि ढाटे विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ था। ढाटे विश्वास कहानी बता दिया कि ये उड़ीसा कहानी और यह कहानी है। इसमें मेन नायक जो है वो लक्ष्मी है। और ढाटे विश्वास में जो स्कूल था वो था टीले के नीचे था। कहाँ था, टीले के नीचे था। पेड़ के नीचे मारे गलत हुआ, कहाँ होगा, टीले के नीचे है, ठीक है ना। और टीले के नीचे था ये स्कूल, जिससे कारण कि वो बाढ़ में बहने का खतरा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महावारी खर्चा देने के लिए वादा किया था। तो सीता के बेटों ने सीता को 50 रुपये महावारी खर्चा पड़े। 3 बेटा इसका था, तीनों बेटा बोला हम मंथली आपको 50 रुपये देंगे, ठीक है। जिससे कारण सीता के आत्मा को बहुत ठेस पहुंचा, सीता अपना घर छोड़ के निकल गया। किस कहानी से लिया गया, तो ये कहानी से जो लिया गया उसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। और ये क्या कैसा कहानी है, तो ये राजस्थानी कहानी है। अब पूछेगा आप लोग कि बता दो कि धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक है साबर दैया। कौन है, साबर दैया है, ठीक है ना।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन सा वाक्य है? तो देखो ये सिंपल लिखा हुआ है, साधारण लिखा हुआ है, इसमें एक से अधिक वाक्य का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी कैसा वाक्य है? तो ये है सिंपल वाक्य यानी सरल वाक्य। कैसा वाक्य? सरल वाक्य। और संयुक्त वाक्य किससे कहेंगे? तो जिसमें एक से अधिक वाक्य मिला होगा, यानी एक वाक्य तो हैवे करता है, एक वाक्य और मिला होगा, उसको बोलेंगे संयुक्त वाक्य। और मिश्रित वाक्य किसको बोलेंगे? तो जिसमें दोनों मिल गया हो, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य दोनों मिल गया, उसको बोलेंगे मिश्रित वाक्य। अगला क्वेश्चन है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो हम जानते हैं कि जब वो संतु का पिता मछली लेकर आया है तो संतु जो एक मछली लेकर भाग गया। भागा था इसलिए कि उसको पालेंगे कुआं, कहाँ पर? तो कुआं में, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। और ये मछली कहानी से लिया गया है। मछली कहानी जो है मध्यवर्गीय परिवार का कहानी है। और मछली कहानी का जो लेखक है वो है विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो नदी का द्वीप जो है, जो हिरोशिमा नामक कविता लिखा था, कौन? तो लिखा था सो ही वात्स्यायन अज्ञ, यानी सो ही वात्स्यायन अज्ञ का फुल फॉर्म होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। इसी का है ये भी नदी का द्वीप, ये भी इसका कवि का रचना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, और ये लिखा था कौन? तो ये लिखा था हिरोशिमा। हिरोशिमा में किस प्रकार जो अमेरिका जो है 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम पटका, जिसके कारण क्या तबाही हुआ उसी के बारे में लिखा था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? अगला क्वेश्चन है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुखगा उठी, मिट्टी सोने के ताज इठलाती है, पहनकर इठलाती होना चाहिए। किस कविता के पंक्ति है? तो ये कविता जो लिया गया नहीं, लिया गया है हमारे सबसे मेन, इस कहानी के सबसे मेन जो है कविताकार जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार में। ठीक है ना। वो लिखा था, तो इसका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर जो लिखा था वो लिखा था जनतंत्र का जन्म। क्या लिखा था? जनतंत्र का जन्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगला, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? तो जिंदगी और जोक जो है ये अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। और अमरकांत हमारे किताब में जो इसका कहानी है वो है बहादुर। पूछेगा बहादुर किसने लिखा? तो अमरकांत लिखा। बहादुर कहानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो बहादुर कहानी किसने लिखा? तो अमरकांत ने लिखा था। ठीक है ना। और बहादुर कहाँ था? तो नेपाल के गवैया था, यानी गवाला था, यानी गाय चराने वाला था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बताना, बहादुर के को लेखक के यहाँ काम करवाने के लिए कौन लेकर आया था? तो लेखक के साला लेकर आया था। कौन आया था? लेखक के साला। और बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत। कौन है? अमरकांत। अगला क्वेश्चन है, और बहादुर जो लेखक का घर छोड़कर क्यों चला जाता है? क्योंकि लेखक पर बहादुर पर जो है चोरी का इल्जाम लगा देता है, पैसा चोरी का। अगला, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक रामविलास शर्मा, जिसने लिखा था परंपरा का मूल्यांकन। पूछेगा परंपरा का मूल्यांकन कौन लिखा था? लेखक रामविलास शर्मा लिखा था। और इसका जो गांव था वो था उच्च गांव सानी। क्या था? उच्च गांव सानी था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो है ये लिखा था परंपरा का मूल्यांकन, सॉरी, ये लिखा था जित जित मैं निरखत हूँ। क्या लिखा था? जित जित मैं निरखत हूँ। तो पूछेगा जित जित मैं निरखत हूँ का लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज है। और पंडित बिरजू महाराज जो है ये किस नृत्य के लिए फेमस था? तो ये कथक नृत्य के लिए फेमस था। कौन नृत्य? कथक नृत्य के लिए फेमस था। कथक नृत्य कहाँ के नृत्य है? तो उत्तरी भारत का नृत्य है। उत्तरी भारत का में कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के खासकर। ठीक है ना। तो ये जित जित मैं निरखत हूँ, और ये राजघराने लखनऊ राजघराने से था। उत्तर प्रदेश बोल रहे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। तो लखनऊ राजघराने के थे। ठीक है ना। कथक के लिए बहुत फेमस थे। ठीक है ना। और डुमराव घराने की हो जाएगा कौन? तो ये हो जाएगा डुमराव घराने का, वो हो जाएगा जो अथी वादक था, क्या वादक था? शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। ठीक है ना। वो पढ़ाएंगे नौबत खाने में वादक जब पढ़ाएंगे तो बिस्मिल्लाह खान जो था। ठीक है ना। तो वो हो जाएगा। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। तो ये बोला था नाखून क्यों बढ़ता है, थी यहाँ पर, सॉरी, नाखून क्यों बढ़ता है इसका नहीं होगा। इसका आंसर होगा परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। पूछेगा परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा? तो रामविलास शर्मा ने लिखा, याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। दीजिए क्वेश्चन का जवाब और जीत जाइए कुछ रुपया। चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? देखो अगला क्वेश्चन जो है वो है बिरजू महाराज का संबंध है। तो सिंपल बात बताए थे कि बिरजू महाराज का जो संबंध था वो कथक नृत्य से था। यहाँ पर कथक नृत्य कहीं ना दिया गया है, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना। तबला वादक तो अलग था, तबला वादक था जाकिर हुसैन, सॉरी, हाँ वही। और आगे बढ़ते हैं, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिरजू महाराज जो है लिखा था कौन? तो ये लिखा था जित जित मैं निरखत हूँ, ये कथक नृत्य से संबंधित था, लखनऊ घराने से था। निम्नलिखित में निश्चय शब्द का विलोम कौन है? निश्चय का निश्चय हो जाएगा, सब जानते हैं, सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक शब्द का प्रत्यय क्या है? प्रत्यय यानी पीछे लगने वाला, वैसा शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ को बदल दे उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो देखो वास्तविक टोरो, तो वास्तविक, तो वास्तव जोर इक, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रुचि का विशेषण होगा रुचिकर। क्या होगा? विशेषण यानी विशेषता बताने वाला, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ये रहा आपके सामने, दीजिए जवाब और बन जाइए जीनियस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो महाशय का स्त्रीलिंग होगा महाशया। क्या होगा? महाशया।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है। तो भानुमति का पिटारा इसका मतलब हुआ कि झुट्टो तुम पिटारा इतना बोझा बांध लिया और फालतू बोझा है, ठीक है ना। यानी कितना स्टूडेंट देखना जो इतना इतना किताब खाली लेकर जाकर पढ़ने पड़ेगा, कुछ नहीं, उसी को बोलते हैं भानुमति का पिटारा, यानी अनावश्यक वस्तुओं का भंडारा, यानी बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्या कि अज्ञान शब्द का समास क्या है। तो समास हम बता चुके हैं, आप लोग जाकर देखें, समास से काफ़ी अच्छा समझ आ जाएगा। कभी भी जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता। जिसके आगे ओ रहता है, क्या रहता है ओ, उसको बोलते हैं नए समास। क्या बोलते हैं नए समास, ठीक है ना। जैसे हो गया अज्ञान हो गया, जैसे असंभव हो गया, जैसे अशिष्ट हो गया, जैसे अनाचार हो गया, जैसे अनादर हो गया, तो क्या आ जाएगा नए समास। अगला क्वेश्चन निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है। तो भाववाचक संज्ञा कौन होगा जो विषय जो कोई वस्तु नहीं है बल्कि वो क्या है, वो भाव है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं, नाप नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो होता है भाववाचक संज्ञा, यानी बुढ़ापा हो जाएगा, ठीक है ना। बूढ़ा को देखते हैं लेकिन बुढ़ापा क्या है, उसका गुण है, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। और राम क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी कौन नदी पता नहीं है तो जातिवाचक संज्ञा, पहाड़ कौन पहाड़ पता नहीं है तो जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बहादुर शीर्षक कहानी को में निर्मला कौन थी। तो बताया थे बहादुर नामक कहानी जो अमरकांत के द्वारा लिखा गया है, और ये कहानी में निर्मला जो थी वो थी लेखक की पत्नी। कौन थी, तो लेखक की पत्नी, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। आशा 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 दीवार किस कवि की रचना है। तो आशा दीवार जो है ये बताना है आप लोग को किस कवि का रचना है, ये बता देना है। तो ये जो कहानी का रचना है इसका रचना है गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव जो है ये क्या है, तो सिख का प्रथम गुरु, ठीक है ना। सिख का क्या है, प्रथम गुरु है। सिख में कुल 10 गुरु हुआ था, तो उसमें प्रथम गुरु कौन है, गुरु नानक देव है, ठीक है ना। सिख धर्म का स्थापना किसने किया था, तो गुरु नानक देव ने किया था। इसका जन्म कब हुआ था, 1469 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पाकिस्तान के तलबंडी में हुआ था, ठीक है ना। और ये हमारे जो कविता लिखा हमारे किताब में वो है राम नाम बिरथु जग जन्मा, ठीक है ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिंपल बात है, पंडित जवाहर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और महात्मा गांधी जो हमारे किताब में जिसका कहानी वो है वो क्या है, तो वो है संस्कृति एवं सभ्यता। अगला गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविता लिखती थी। तो गुरु नानक जो है पंजाबी के अलावे और हिंदी भाषा में भी कविता लिख देती थी। और गुरु नानक देव के बारे में बता दिए कि इसका जन्म कब हुआ, 1469 में हुआ, पाकिस्तान के तलबंडी में हुआ। सिख के प्रथम गुरु है। सिख धर्म का संस्थापक इसे माना जाता है। सिख में कुल 10 गुरु हुआ था। अंतिम गुरु कौन है, तो अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म पटना सिटी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, या पटना साहिबा भी बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन है, शुरू हो जाए अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन जो है वो है मेरा, अरे क्या हो रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक कृष्ण भक्ति कौन था। सांप्रदायिक कृष्ण भक्ति जो था, कृष्ण के भक्ति यानी कृष्ण के रस में डूबा हुआ रसखान था। कौन था, रसखान था। और रसखान ने जो कथी लिखा था, मतलब रसखान जो हमारे कविता में हमारे किताब में जो कविता लिखा था उस कविता का क्या नाम है, तो उस कविता का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका और करके कुंजन ऊपर बालो, ठीक है ना। जिसमें ये कृष्ण और राधा को माली और मालिनी कहा था, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, वियोग में। अगला रसखान का रचनाकार था, रसखान जो था उस किस राजा के समय लिखा था, तो लिखा था जहांगीर के शासनकाल के समय, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट नंबर है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है काश चित्रण है। तो ये क्या था, घरानन। घरानन क्या लिखा था, तो घरानन जो लिखा था वो बता देना चाहते हैं आप लोग को। तो घरानन लिखा था अति सुनो सदैव का मार्ग है और मोहब्बत वासिनी हूँ ले बरसोई। कौन लिखा था, तो घनानंद लिखा था, ठीक है ना। और ये भक्ति काल का कवि है, ठीक है ना। और सुजान सागर भी घनानंद लिखा था और विरह लीला भी घनानंद लिखा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विवाह शब्द निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द बताना है। देखो हिंदू में द्रुहकर होगा, ये गलत हो गया। शिवी ये गलत है, शिवा होता है। मधुर में हर्षुकर होगा, गलत हो गया। तो सही कौन होगा, डी नंबर सौहार्द सही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है और आना है क्वेश्चन फिक्स है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विवाह शब्द है, तो विवाह क्या है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, विवाह हो गया क्या बोलते हैं, या विवाह करना है बोलते हैं। विवाह करनी है नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग को, हम लोग बोलते हैं क्या विवाह करना है या विवाह हो गया, ये बोलते हैं, यानी पुरलिंग है, करनी है थोड़े बोलते हैं, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है, यानी वर्तमान समय में पढ़ रहा है, यानी वर्तमान काल का उदाहरण है। 63 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, लंबोदर शब्द कौन समास है। देखो समास से कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम तुम लोग को बता देना चाहते हैं कि 20 नंबर का लगभग 20 मिनट का लगभग 20 मिनट में हम 20 से 30 मिनट में पूरा समास खत्म कर दिए। एक बार देख लेगा तो जिंदगी में कभी प्रॉब्लम ना होगा, चाहे तुम्हारा शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, बूढ़ा हो जाओ, कभी प्रॉब्लम ना होगा। इसलिए जाके देखो समास, ठीक है। यहाँ पर हम कितना डिटेल बताएंगे। तो लंबोदर क्या है, लंबोदर यानी लंबा हो उधर जिसका अर्थार्थ गणित, जिसका अर्थार्थ निकलता है, जिसका मतलब निकल जाता है, उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास, ठीक है। जैसे बिना पानी मतलब अर्थार्थ सरस्वती। उसी प्रकार बोलेंगे क्या,
चक्रधारी, चक्रधारी मतलब अर्थात विष्णु भगवान, तो जिसका अर्थार्थ निकल जाएगा हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है महिला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो महिला का पर्यायवाची शब्द यानी नारी, नारी भी महिला है यानी बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है एरी, एरी मतलब सबसे नीचे और चोटी मतलब सबसे ऊपर, यानी इसका उल्टा शब्द हो जाएगा सी नंबर यानी विलोम हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकल पर पत्थर पड़ना, ना बोलता है कि कुछ गलती काम तुम लोग कर देता तो बोलता ना अकल पर पत्थर पड़ गेलो, यानी भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। तो मुहावरा तुम लोग अपने खुद बना सकते हो, मुहावरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका अर्थ चारों पढ़ेगा तो अपने पता चल जाएगा कौन सही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लिखावट शब्द है, तो हम क्या बोलते हैं, लिखावट अच्छा है नहीं बोलते हैं, बोलते हैं उसका लिखावट अच्छी है, लिखावट क्या है, अच्छी है, यानी स्त्रीलिंग है। अगला श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग लोग क्या हुआ था, श्रीमान का स्त्रीलिंग होगा श्रीमती, ना बोलते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन शुद्ध शब्द क्या है, तो शुद्ध शब्द इसमें बता दो, गुनी में दीर्घिकर होगा, पत्ती में तो में ऐसे होगा, तो में ऐसे होता है, ठीक है ना, तो में ये नहीं दिया हुआ है, नहीं गलत हो गया। तत्कालिक है, यहाँ है परमाणिक, तत्कालिक नहीं होता, होता तात्कालिक होता है, क्या होता है आकर होना चाहिए, नहीं है तो होगा परमाणिक सही होगा, प्रामाणिक क्या होगा सही होगा, ठीक है ना डी नंबर। तुम क्या खा रहे हो, तो बोल रहा है कि इस रेखांकित शब्द कौन है, तो यहाँ रेखा ना खींचा है, यहाँ पर क्या के बारे में पूछ रहा है कि क्या जो है ये कौन सर्वनाम है, तो हम तुम लोग को बता चुके हैं सर्वनाम का 6 भेद है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक, ये 6 सर्वनाम है। 6 सर्वनाम में ये क्या, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक, यानी बी नंबर सही हो जाएगा, क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है तो सब है प्रश्नवाचक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि चोर शब्द का विलोम क्या होगा, तो चोर मतलब बदमाश, असाधु मतलब एकदम ईमानदार, यानी डी नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन क्या, भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री किस पदवन का उदाहरण है, तो ये संज्ञा है ना, है जैसे बोलेंगे भारत के प्रधानमंत्री विदेश बोलेंगे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, वे विदेश गए हैं, तो देखो प्रधानमंत्री जहाँ पर क्या आया वे, क्या आया वे आया, तो संज्ञा के बदली जो आता है उसको क्या बोलते हैं सर्वनाम, तो यानी प्रधानमंत्री हो गया संज्ञा और वे हो गया सर्वनाम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो संगम का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ गम, संस्कृत का भी होगा सम जोड़ कृत, संसार का भी होगा सम जोड़ सार, ठीक है। यहाँ सम जोड़ गम और ये कौन संज्ञा, ये कौन संधि हो गया, तो ये हो गया कौन, तो ये हो गया है जितना भी अभी हम आप लोग को बोले सब है व्यंजन संधि, ठीक है ना। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, बताना है शुद्ध वाक्य कौन है, तो देखो आपका भवदीय इस तरह को थोड़े बोलता है तो ये ठीक है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, सही बात है, श्री कृष्ण क्या है अनेक नाम है, हाँ अनेक खुद पुरलल है, अगर अनेक में अनेकों दे देते तो गलत हो जाता है क्योंकि अनेक मतलब खुद होता है एक से अधिक, तो अनेकों देकर थोड़े उसको हम पुरलल से फिर पुरलल बना देंगे, ऐसा थोड़े होगा, यानी डी नंबर सही हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अगला क्वेश्चन है मगम्मा क्या बेचती थी, सिंपल बात है, मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी, इसलिए बोलते हैं दही वाला मगम्मा, ठीक है ना। तो इसका दही वाला मगम्मा एक ऐसा कहानी है, तो एक कर्नाटक की कहानी है, इसको हम बोलते हैं कन्नड़ कहानी, और इसका लेखक जो है वो बता दो कौन है, मगम्मा जो कहानी था इसका लेखक कौन था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि हम बता चुके हैं पहले ही, जो बता दिए आप लोग को, जब हम शुरू किए थे उस समय आया था तो उस समय बताया था, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मगम्मा जो दही बेचती थी तो दही वाला मगम्मा का कहानी का लेखक कौन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी, तो मगम्मा जो था वो कहाँ के रहने वाले थे, अबलूर के पास किसी गाँव के, कर्नाटक के अबलूर के पास किसी गाँव के रहने वाला था, यानी ये नंबर सही हो गया। अगला क्वेश्चन मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो बताए थे कन्नड़ भाषा, यानी कर्नाटक के रहने वाली थी और कन्नड़ भाषा की कहानी था। देखो कोई क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तुम जो सेकेंड हिंदी है वो बहुत छोटा है और उससे जो सिंपल है को नंबर उठाना, तो आराम से नंबर उठा सकते हो। धरती कब तक घूमेगी पूछ रहा है, धरती कब तक घूमेगी इसका लेखक कौन है, तो धरती कब तक घूमेगी इसका लेखक जो है वो है कौन है, जल्दी बता दो, धरती कब तक घूमेगी इसका लेखक है कौन, इसका लेखक है इस सात कोरी होता है कि साबर दैया है, जल्दी बताओ। धरती तो धरती कब तक घूमेगी जो है ये राजस्थानी कहानी है, ठीक है ना, राजस्थानी कहानी है जो साबर दैया के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है, साबर दैया के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा साबर दैया, कहाँ पर है साबर दैया। सुजाता जो है नहीं लिखा था नगर नामक कहानी, नगर नामक कहानी जो गुजरात का है, ठीक है, जिसका लेखक है ईश्वर पेटरिकल, ठीक है। अगला जो है अगला जो है वो क्या है, तो अगला है सात कोरी होता, तो ये क्या लिखा था, धाटे विश्वास लिखा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ बताना है, तो लेखक सुजाता का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, ठीक है ना। लेखक सुजाता का जन्म कहाँ हुआ, 1935 में हुआ था, और सुजाता जो है नगर नामक कहानी का लेखक है, नगर नामक कहानी का लेखक है। और यहाँ गलती बता देंगे क्या, ईश्वर पेटरिकर जो है, ये जो ईश्वर पेटरिकर है ये क्या है, तो ईश्वर पेटरिकर जो है लिखा था क्या, तो ये लिखा था माँ नामक कहानी, क्या लिखा था, माँ नामक कहानी लिखा था ईश्वर पेटरिकर। यहाँ आप लोग एक बार फिर से देखो, ठीक है ना, हो सकता है सात कोरी होता जो है ये जो लिखा था ये लिखा था क्या, तो सात कोरी होता जो है लिखा था ढाटे विश्वास,
जिसमें मेन नायक था कौन, तो लक्ष्मी था। ईश्वर पेट्टिकल जो है, ईश्वर पेट्टिकल ने लिखा था माँ नामक कहानी, जो एक गुजराती कहानी है। सुजाता ने लिखा था नगर नामक कहानी, जो एक तमिल कहानी है, ठीक है ना, जिसमें पपाती था और पपाती का माँ का नाम था वल्ली अम्मार, यानी पपाती किसका पुत्री था, तो वल्ली अम्मार का, जिसको मेनिंजाइटिस नामक बुखार हो गया था दिमाग में, जिसको दिखाने के लिए नगर ले गया। और साबर दैया जो है लिखा था धरती कब तक घूमेगी, जो एक राजस्थानी कहानी है। और एक कहानी और है जो है आप लोग को दही वाला मगम्मा, जो एक कौन कैसा कहानी है, तो जो एक है कहानी आप लोग का कन्नड़ कहानी, यानी कर्नाटक कहानी, जिसका लेखक है श्रीनिवास। तो ये 5 कहानी आप लोग को है, तो याद रखना। अगला का लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ, तो 1935 ईस्वी में हुआ, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या था, तो दिनकर जी कवि के साथ कहानी भी लिखता था, यानी गद्यकार भी थे। कहानी को बोलते हैं गद्य और कविता को बोलते हैं पद, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन, क्या उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। अभी जापान में ओलंपिक हो रहा है, तो उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। जापान पर ही अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिराया था। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। और सोहिवासियान अज्ञे ने लिखा था हिरोशिमा पर कविता। अगला क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या, क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या, चलो तुम पहले बंद हो जा, हाँ। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक का कविता, तो बता थे एक वृक्ष की हत्या किसने लिखा, तो एक वृक्ष की जो हत्या लिखा था वो लिखा था बीरेन डंगवाल, ठीक है ना। नहीं, बीरेन डंगवाल नहीं, कुंवर नारायण, क्या कौन लिखा था, कुंवर नारायण। और एक वृक्ष की हत्या में जो वृक्ष की सूखी डाली था वो एकदम बंदूक की तरह था, यानी लाइफर की तरह टंगा हुआ था। और लेखक ने वृक्ष को कहा था बूढ़ा चौकीदार, क्या कहा था, बूढ़ा चौकीदार, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं हट रहा था, तो कवित्री अनामिका के अनुसार जो कोर था वो बच्चा लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अट भी नहीं कर रहा था, सिल्टों से बाहर हो जाता था, ठीक है ना। यानी आप लोग बच्चा में इसी तरह लिखते होंगे तो इतना बड़ा लिखते देते होंगे, कुछ कहने नहीं, को नंबर सही हो जाएगा। और ये अनामिका जो है लिखा था अक्षर ज्ञान नामक कविता, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है वो है कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन जाता है, तो वो है अगहन का। यहाँ पर क्या दिया हुआ, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य, इधर क्या लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा देखते हैं। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आषाढ़ लिखा हुआ, डी नंबर में क्या लिखा हुआ है, आषाढ़ ना, तो ज्येष्ठ आषाढ़ होता है ना, तो वही आषाढ़ लिखा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा बैसाख का महीना, क्योंकि बैसाख में बहुत गर्मी करता है, तो उसके लिए, तो इसलिए अब माँ के लिए आराध्य देव बन जाते हैं, देवता को आराध्य करता कि बारिश हो। अगला क्वेश्चन, पपाती किस पर लेटी हुई थी, पपाती जो है उसको नगर ले गया था दिखाने के लिए, जो वल्ली अमार की पुत्री थी, जो नगर कहानी से रिलेटेड है। नगर कहानी के लेखक कौन है, सुजाता है, जो एक ही तमिल कहानी है। तो ये स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, ठीक है ना, यानी हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर लेटे होता है, स्ट्रेचर ना होता हॉस्पिटल में लेटने वाला। धरती कब तक घूमेगी, ये कहानी किसके द्वारा लिखा गया, तो साबर दैया के द्वारा, जो एक राजस्थानी कहानी है, ठीक है ना। और इसमें जो है इसका जो नायक है वो क्या है, सीता है, यानी मेन क्या है, सीता, यानी इसका बोरा इसमें धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किससे महसूस होने लगा कि अब आसमान, यहाँ छुटा हुआ है, अब आकाश और धरती से, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, कटा हुआ है। यहाँ लिखा होगा कि महसूस होने लगा कि अब आकाश और धरती सिमट कर एक हो जाएगी, यानी डी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो सीता है, क्या है ना, सीता, इसका आंसर हो जाएगा सीता। इसी में सीता को जो है उसके पुत्रों के द्वारा 3 पुत्रों के द्वारा 50-50 रुपया देने की बात करता है, ठीक है, जिसके कारण सीता का बहुत ठेस पहुँचता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन 88, हाँ 88 नंबर क्वेश्चन देखो, सीता के कितने लड़के थे, तो बता चुके सीता के कितना लड़का था, तो 3 लड़का था। और धरती कब तक घूमेगी, उसमें सीता मेन प्रधान के रूप में था। जब सीता को 50-50 रुपया के देने के बाद किया गया, तो सीता अपना घर छोड़ कर चला गया। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना था, तुलनात्मक व्याकरण जो है ये किसका रचना है, तुलना करने वाला, तो यह कार्ड वेलाक किसका है, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। अगला नंबर भोग का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो उप आते हैं ओस्ट में, उप मतलब ऊ हर्षौ दुर्गऊ, अपो मतलब पवर, यानी पो फो बभमो, ओस्ट में, यानी इसका हो जाएगा ओस्ट में। देखो पो फो बभमो बोलो आप लोग, होठ सटेगा तो ओस्ट हो जाएगा। अगला जो है सुजान सागर किनकी रचना है, तो बता चुके हैं सुजान सागर के बारे में पूछे तो ये किसका होगा, घनानंद का रचना होगा। कहाँ पर है, डी नंबर, ठीक है, नहीं बता चुके हैं घनानंद कौन लिखा, तो घनानंद लिखा था थे सुरोसने का मानव है, ठीक है ना। मोहम्मद अश्विनी लेबर्सो कौन लिखा था, घनानंद। अगला क्वेश्चन है जो वो क्या है, प्रेमघन किस युग के कवि थे, तो प्रेमघन जो था ये किस युग का कवि था, तो प्रेमघन था भारतेंदु युग का कवि। कौन युग का कवि था, भारतेंदु युग का कवि। और ये क्या लिखा था, स्वदेशी नामक कविता लिखा था। और इसमें नेता के बारे में बताया गया कि नेता के बारे में पढ़ना समझ आएगा। जिन जिन पद किस कवि की रचना है, तो जिन जिन पद जो है ये बताना है आप लोगों को किस कवि का रचना है, तो ये बता दो कौन कवि का रचना है, जिन जिन पद, तो ये हो जाएगा आपका जिन।
तो इसका आंसर हो जाएगा कि जिन जिन पद जो है किस कवि की रचना है, तो ये हो जाएगा प्रेम घन का। किसका हो जाएगा? प्रेम घन, जो लिखा था स्वदेशी नामक कविता लिखा था। अगला है कि स्वदेशी कविता का संकलित है, तो प्रेम घन अभी बताए थे, प्रेम घन के सर्वोच्च, यानी क्योंकि प्रेम घन जो लिखा था वो स्वदेशी नामक कविता लिखा था, प्रेम घन के सर्वोच्च। अगला, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ बताना, तो 1900 ईस्वी में सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था, यानी इसका सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि खेत शब्द है, तो खेत क्या है, तो ये देशज शब्द यानी देश का भाषा है, ठीक है ना। तो खेत कैसा है? देशज शब्द है, लेकिन यहाँ पर देशज भी दे दिया, विदेशज भी दे दिया, तत्सम भी दिया है और तद्भव भी दिया है। तो बताओ कौन होगा? तो ये हो जाएगा देशज। क्या हो जाएगा? देशज, यानी इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अच्छा सॉरी, सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सत्य के लिए आग्रह के लिए, तो सत्य के लिए आज्ञा सत्याग्रह करा था, यानी सी नंबर सही होगा। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह जो महात्मा गांधी चलाया था, ठीक है ना, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वह छत से गिर पड़ा, तो छत से क्या हुआ? अलग हो गया। हम पढ़ाए थे आप लोगों को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण है अथी अधिकरण में पर संबोधन है हो अरे। तो ये सब इसमें कहाँ आया था? तो आया था करण से, एक आया था, एक ठो आया आप लोगों को कहाँ पता है, एक ठो आया आपादान से। तो करण से और आपादान से, तो करण से जो है उबला से जोड़ने के लिए है, और आपादान वाला जो से है वो है अलग करने के लिए। तो यहाँ छत से अलग हो गया, गिर गया तो अलग नहीं हो गया, तो यहाँ हो गया, हो जाएगा आपादान का अलग। जैसे गंगा हिमालय से निकलते थे, हिमालय से निकल गई तो थोड़ा घूर के जाएगी, तो अलग हो गया, तो क्या हो जाएगा? आपादान का अलग। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता गिर के अलग हो गया तो आपादान का अलग, ठीक है ना। आप बोलेंगे मुझे राम से काम है, तो यहाँ अलग थोड़े हो रहा है। मुझे राम से काम है तो राम से हम मिलेंगे, यानी काम है तो यहाँ जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो हो जाएगा करण कारक। अगला, गो का उच्चारण स्थान क्या है, तो बताए थे कबर, यानी को खो गो घो अंगों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब तो 100 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन हो गया, 100 तक पूर गया है, ठीक है। तो आप लोग को बताओ वीडियो कैसा लगा, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जो वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं कैसा लगा वीडियो। बताओ अगला पार्ट लेकर आना हिंदी का नहीं, ये भी आप लोग बताओ, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।